अच्छा सुनो, वो सब्सक्राइब के साथ ना बेल बटन भी दबा देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फ़ोन की घंटी बज जाए। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? कॉन्टिन्यूटी समझ में आ रही है? आनी ही चाहिए और कोई ऑप्शन भी नहीं है। चलिए, तो आज हम कॉन्टिन्यूटी के लास्ट लेक्चर में हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाते जाते आपको मैं इस लेक्चर को इसलिए रिकॉर्ड करना ज़्यादा ज़रूरी समझा मैंने क्योंकि आजकल के एग्जाम्स में MCQs का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन सब आ सकते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में। तो इनको अच्छे से समझने के लिए एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो पहला ऑप्शन, पहला लाइन क्या है? कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ये सब चीजें आपको 11th क्लास में अच्छे से समझ आ जानी चाहिए थी। अगर नहीं आई तो अभी देख लीजिए। कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या? वेरिएबल लेस, उसमें वेरिएबल नहीं होता। जैसे कि y इक्वल टू 2, ये कांस्टेंट फंक्शन है, एक फंक्शन है ये। इसको अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो कैसे करूंगा? ये एक्सिस हो गया मेरा, ये हो गया x इक्वल टू 2, है ना? बस बात खत्म, इतना। दिस इज x इक्वल टू 2 और ये कांस्टेंट फंक्शन है। क्यों एवरीवेयर क्यों लिखा है? क्योंकि इसका डोमेन पूरा है, x एक्सिस इधर भी, और इसको मैं सिंगल हैंडेडली ड्रॉ कर सकता हूं विदाउट इवन लिफ्टिंग माय पेन, इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस है हर जगह। उसके बाद द आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन मतलब ये कि उसकी आइडेंटिटी लूज नहीं होती। अगर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो इनपुट वेरिएबल है x, वो जब जो भी वैल्यू रखता हूं मैं, सिमिलरली आउटपुट पे आ जाता है। मतलब क्या? मतलब y इक्वल टू x। Obviously, I can draw it to infinite without even lifting my pen. मैं आराम से इसको ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है? कहीं ब्रेकेज या जंप दिख रहा है? नहीं। इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, क्योंकि जो आइडेंटिटी है वही आउटपुट पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है? अब चलते हैं अब पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब क्या? क्वाड्रेटिक, जो पैराबोला बनाती है ना, ऐसा। उसके बाद क्यूबिक, जो ऐसा बनाती है ना? या फिर बाई क्वाड्रेटिक। ये सब जितने भी हैं एकदम कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होते हैं, ये हमेशा और हर जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्विंटिक, पॉलिनोमियल, ये सब जो है किसी भी डिग्री के, ये सब हमेशा कॉन्टिन्यूअस होंगे, ठीक है? एवरीवेयर इसीलिए लिखा है। मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस ये होता है, अगर मैं इसमें से ये हटा दूं, कॉन्टिन्यूअस का कॉन्टिन्यूटी के बाद सबसे सेकंड लेक्चर जो देखा होगा आपने फर्स्ट लेक्चर के बाद, उसमें मैंने इसको कॉन्टिन्यूअस प्रूफ किया है। एक ही पॉइंट जहां पे वो कॉर्नर बना रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमें ब्रेकेज हो सकता है, बट नहीं है। आप x इक्वल टू 0 पे मैंने इसको प्रूफ किया है कि ये कॉन्टिन्यूअस है। इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ये कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे ब्रेक हो, ठीक? नाउ मॉड्यूलस फंक्शन के बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन मुझे अच्छे से बताना पड़ेगा। देखिए ध्यान, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है किसी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल, लाइक y इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x। क्या होगा? x की पावर बढ़ाते चले जाओगे तो क्या होगा? y 2 रेज टू द पावर x बढ़ता चला जाएगा। x की पावर 0, x की वैल्यू 0, क्या होगा? 1 होगा x की वैल्यू, तो 2 आंसर आएगा। x की वैल्यू 2, आंसर 4 होगा। x की वैल्यू 3, आंसर 8 होगा। ये बहुत तेजी से बढ़ता चला जाएगा, बट जब x 0 होगा तो ये 1 होगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा और इधर घटेगा। x नेगेटिव होगा तो ये 1/2, x -2 होगा तो 1/4, इसलिए छोटा होता चला जाएगा, ठीक? अब अगर मैं, ये हो गया 2 रेज टू द पावर x, अगर मैं 3 रेज टू द पावर x की बात करूं तो ये थोड़ा तेजी से बढ़ेगा इससे, और नीचे भी तेजी से गिरेगा, ठीक है? तो ये हो गया क्या? 3 रेज टू द पावर x। अगर 4 की बात करूं तो ये और तेजी से निकलेगा और तेजी से नीचे जाएगा, ये 4 रेज टू द पावर x, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि इन सब ग्राफ में, ये सब एक्सपोनेंशियल ग्राफ हैं, ठीक? अगर x की पावर में कुछ है तो वो पॉलिनोमियल ग्राफ है। वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट है तो वो पॉलिनोमियल ग्राफ है। लेकिन अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है
तो वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। इसका अंतर समझिएगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये पॉलिनोमियल ग्राफ है, लेकिन 2 रेज़ टू द पावर x है तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल। ठीक, लेकिन जो भी है दोनों ही कॉन्टिन्यूस होते हैं हर जगह अपने डोमेन में। ठीक, नाउ साइन एंड कोसाइन फंक्शन, ये कई बार बच्चों को पूछ भी लिया जाता है, इसको मैं यही प्रूव कर देता हूँ, बट एटलीस्ट मुझे एक बार इसको ड्रॉ ज़रूर करना पड़ेगा। तो ड्रॉ कर देता हूँ, ड्रॉ कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन फंक्शन है, इसको आप इनडेफिनेटली दोनों साइड कहीं भी बढ़ा सकते हैं, और इसी को अगर मैं इधर लिख दूं तो ये कोसाइन फंक्शन है। बहुत स्मूथ, बहुत प्यारा सा ग्राफ होते हैं ये दोनों, बहुत ही सुंदर। ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, इसमें कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। इसको मैं आपको मैथमेटिकली भी प्रूव कर देता हूँ, क्योंकि ये कई बार एग्जाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं और आपको आना भी चाहिए, सिंस इट इज़ वेरी फेमस नोन फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, प्रूव दैट इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस, साइन x की बात कर लेते हैं, cos x आप खुद से भी कर लेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले LHL निकालूं मैं। LHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस साइन x। अब दो फंक्शन तो है नहीं हमारे पास, तो दो बनाने के लिए हमें खुद इसे तोड़ना पड़ेगा। तो क्या करूँगा, h माइनस ज़ीरो साइन a माइनस h, साइन x माइनस वाई 11th में पढ़ा था, अभी तक याद नहीं होगा, याद होना चाहिए, बहुतों को याद होता है। सिंपल फंक्शन है साइन a cos h माइनस cos a साइन h। लिमिट लगाना फिर से भूल गया, लगा देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। नाउ पुट h टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे मैं 0 पुट कर दूं तो ये तो खत्म हो गया, यहाँ 0 पुट कर दूं तो ये 1 हो गया। आंसर आ जाएगा आपका साइन a RHL क्या हो जाएगा। सिमिलरली आप कैलकुलेट करेंगे h टेंड्स टू 0, सॉरी a टेंड्स टू x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a प्लस साइन x, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस h, क्या हो जाएगा ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a cos h प्लस cos a साइन h। इफ आई पुट h टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा, दिस विल अगेन बी 0 और यहाँ पे cos h 1 हो जाएगा, दिस विल बी रिमेनिंग एज साइन a ओनली। इट मीन्स LHL and RHL are equal, that is equal to sin A. Now I have to calculate the value of this function at x equal to A. Put A in place of x. Your answer is sin A. मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है, और इससे आप कह सकते हैं क्या कि sin x is continuous at any general number that is A, be it integer, decimal or any fractional number. क्लियर है, आप आराम से इसको समझ गए। और ग्राफ से तो बता ही दिया मैंने कि कितना स्मूथ ग्राफ है, ना कोई जंप ना कोई ब्रेकेज, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको आप कॉन्टिन्यूस प्रूफ कर सकते हैं, सिमिलरली cos x को भी। ठीक है, तो इतने हो गए, होपफुली आपको समझ में भी आ गया होगा। अब टेंजेंट फंक्शन की बात करते हैं, इससे पहले हटा दूं, टेंजेंट फंक्शन क्या है, द टेंजेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अब आप बोलोगे कि सर आपने जब बहुत सबसे पहला लेक्चर कराया था उसमें tan का एग्जाम्पल लिया था, बताया था कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ग्राफ को ध्यान से देखिए tan के, ठीक है। ये देखिए, ये ग्राफ है, ये क्या है, माइनस पाई बाई टू, दिस इज पाई बाई टू, दिस इज 3 पाई बाई टू। तो आप देखेंगे एवरी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू पे क्या हो जाता है,
इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, ईदर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तो इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, होता तो r है लेकिन उसमें से कुछ चीजें माइनस हो जाती हैं, क्या, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। तो जब मैं अपने डोमेन में से वो पॉइंट ही हटा दूंगा जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस है, जहां पे जंप है, जहां ब्रेकेज है, तो बात ही खत्म हो गई ना। तो डोमेन जो हो गया उसमें तो कॉन्टिन्यूस होगा ही, ठीक है। तो कभी ये मत लगा देना अगर ऑप्शन में आता है कि tan थीटा इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन, यस इट इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन, आप बिल्कुल ऐसा नहीं लिखेंगे कि डिसकॉन्टिन्यूस, क्योंकि डोमेन में से वो पॉइंट पहले ही हटा दिया गया है जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। देख रहे हैं आप, मैंने माइनस कर दिया है। कैसे माइनस किया, वो पॉइंट्स माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ठीक, on odd multiples of pi by 2 has been already subtracted from the real number which are making it a discontinuous function, ठीक है। now moving towards next, similarly एक चीज और देख लीजिए, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट, ये तीनों फंक्शन भी इसके साथ क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे, बस अपने डोमेन में, क्योंकि देयर आर सम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन दीज फंक्शंस बट दे हैव बीन रिमूव्ड आउट फ्रॉम देयर डोमेन। तो डोमेन में वही पॉइंट्स बच गए जहां पे कॉन्टिन्यूस है, इसलिए आप देखेंगे कि द टेंजेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर नहीं लिखा है, लाइक साइन एंड कोसाइन, क्या लिखा है, इन इट्स डोमेन, डोमेन के बाहर इनके लिए खतरा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। सिमिलरली all inverse trigonometrical functions are continuous in their respective domains, like जैसे कि अब जो sin x के लिए y इक्वल टू sin x, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इसका हो जाता है -1 से 1। अब जब y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, आपने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ा होगा, तो क्या हो जाएगा, जो इसके लिए अब रेंज है वो इसके लिए अब क्या हो जाएगा, डोमेन। तो इसका डोमेन क्या होगा, -1 से 1। तो इसका जो अपना डोमेन है ना, जो कि बस इतना छोटू सा है, बस ये इसी में कॉन्टिन्यूस होगा, इसके बाहर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी की तो बात ही नहीं है, इसके बाहर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आपने ITF पढ़ा होगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जितने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, उनके जो डोमेन होते हैं वो उन सब में कॉन्टिन्यूस है, लेकिन बस डोमेन में। इसमें एक और चीज जो छूट रही है वो है लॉग फंक्शन। ये है y इक्वल टू log x बेस a, इसका कर्व ऐसा होता है, इट इज ऑलवेज 0। ये कर्व किसके लिए है, जब ये आपका जो बेस है ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक, तो ये कर्व होगा 0 पे माइनस इन्फिनिटी। तो इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है 0 टू इन्फिनिटी। तो ये अपने इस डोमेन में कॉन्टिन्यूस है, 0 पे डिसकॉन्टिन्यूस है क्योंकि इसके पीछे एग्जिस्ट नहीं करता, इसके आगे अचानक इन्फिनिटी है, तो 0 के बाद, इसीलिए 0 को इंक्लूड नहीं किया गया है। नाउ सिमिलरली अगर आपका बेस, अगर आपको लॉग के बारे में अच्छे से पता होगा, तो ये भी देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है, जब बेस इसका 1 और 0 के बीच में होता है, ठीक, उसमें इसका ग्राफ ये होता है, बस इसका मिरर इमेज है, आप इसका मिरर इमेज समझ लीजिए। और उस केस में भी ये इसका जो डोमेन है वो सेम रहता है, 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी इसको इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। इन दोनों केसेस में ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस है, बाकी सब पॉइंट पे पीछे एग्जिस्ट नहीं करता, और 0 पे, ये 0 भी डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है, उसको हम लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा कि लाइक ऑल अदर दीज फंक्शंस लाइक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल, साइन, सॉरी टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, लॉग इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस इन इट्स ओन डोमेन, ठीक है। इधर जो डोमेन नहीं है उसमें तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, क्योंकि ये MCQs में बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट के 2 पॉइंट्स हैं हमारे, ये देखिए, इफ f and g are two continuous functions, मतलब fx और gx अगर 2 अलग अलग continuous functions हैं on their common domain, then ये जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं f और g के, ये सारे continuous होंगे, कुछ एक मॉडिफिकेशंस के साथ।
जैसे कि इसमें कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ये सिंपल कंप्लीटली कॉन्टिन्यूस होगा, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, यहां पे मॉडिफिकेशन की जरूरत है। क्या जरूरत है मॉडिफिकेशन की, वो देखिए f upon g. Now we will not include those values in the domain which will make this gx equal to 0. अगर वैसे g ऊपर होता न्यूमरेटर में, अगर वैसे g ऊपर होता न्यूमरेटर में, तो that number could have been included in the domain, but यहाँ पे it is in the denominator, it will make the value of this function as infinity, which will resulting in the non-existence of this whole function. इसलिए इसको हम नहीं इंक्लूड करेंगे। तो यहां पे we will not include those value of domain which will make x gx equal to 0। ठीक, सिमिलरली 1 अपॉन f में भी वो वैल्यू नहीं होंगे, जैसे कि मान लीजिए x इक्वल टू a पे वो 0 हो रहा है फंक्शन, तो वो वैल्यूज इंक्लूड नहीं होंगे जहां पे ये 0 हो रहा है। ये बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग है जो आप अभी तक करते आए हैं, फंक्शंस में भी हमने काफी किया ये चीज। ठीक है, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है वो देख लीजिए। इसका एग्जांपल मैं कुछ आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए यहां पे sin x अपॉन एक्स स्क्वायर, अब fx को मान लेते हैं sin x और gx को मान लेते हैं एक्स स्क्वायर। ऐसे में इनका कॉन्टिन्यूस होना या कॉन्टिन्यूटी चेक करना बहुत टफ होगा, लेकिन अगर यहां पे देखा जाए, इसको अलग से निकाल लीजिए, इसको अलग से निकाल लीजिए, और ये दोनों आपस में कॉन्टिन्यूस होंगे, है ना। कब? जब x 0 नहीं होगा, इसके अलावा वो सारे पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस होंगे। x 0 कब नहीं होगा? x 0 अगर होता है तो यहाँ पे ये इसे इन्फिनिटी बना देगा, आपको दिख रहा है अच्छे से, और 0 अपॉन 0 बन जाएगा इस केस में, तो एकदम नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा। इसलिए x 0 हटा दीजिए, उस पॉइंट के अलावा ये सब पे होगा। लेकिन अगर अभी रखें ये x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है और यहाँ पे भी x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है, मतलब क्या है, अलग अलग में x इक्वल टू 0 पे ये दोनों कॉन्टिन्यूस है, लेकिन जब यहाँ आ गए इसमें ये मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा हमें, नहीं तो इट विल टेक दिस वैल्यू टू द इनडिटरमिनेट पार्ट। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। प्लस माइनस तो आसान था, इस चीज को समझना थोड़ा मुश्किल था, बट आप लोग वो चीज समझ गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, द कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इतना सिंपल सी बात है जो दिख रही है लेकिन वो है नहीं। द कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मतलब ये है कि कॉम्पोजिट फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो याद रख लीजिए, अब याद आ जाएगा। ये कभी देखा है? फॉग ऑफ एक्स, गॉफ ऑफ एक्स, मतलब क्या? एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, मतलब एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को बिठा देना, उसे कहते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, मतलब कॉम्पोजिट फंक्शंस। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा कि अगर एफ एक्स और जी एक्स दो अलग अलग फंक्शन है जो अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, तो उसमें अगर मैं एफ ऑफ जी एक्स करता हूं तो इसका जो रेंज है, जी एक्स का जो रेंज है, वो एफ एक्स के लिए डोमेन की तरह काम करेगा, है ना। तो वो इसके रेंज पे अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक, इसके रेंज पे अगर ये फंक्शन एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, तो एफ ऑफ जी एक्स यानी फॉग ऑफ एक्स will be always continuous. Similarly, that hold with gof of x. Similar reason holds with gof of x. जैसे कि अब आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं, साइन स्क्वायर एक्स, इसके साथ डील करने से अच्छा है कि हम क्या डील कर लें, एफ एक्स इक्वल टू या जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा
डी आर कंप्लीट रियल नंबर, इसका डोमेन क्या होगा? कंप्लीट रियल नंबर। ठीक, उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स कैसे बनेगा? साइन स्क्वायर एक्स बनेगा जब मैं एच एक्स को जी एक्स में बिठा दूंगा। अब जहां जहां x है वहां वहां क्या हो जाएगा? साइन x, क्योंकि अब x की जगह क्या आ गया है? साइन x, और ये आंसर आ गया साइन स्क्वायर x। ठीक, अब इसका डोमेन क्या होगा? साइन x का डोमेन क्या है? -1 to 1 है ना, इसका डोमेन है -1 to 1। क्या -1 to 1 के लिए ये एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। ये तो पूरे रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करता है, तो -1 to 1 के लिए क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? तो अगर x स्क्वायर और साइन x अलग अलग कॉन्टिन्यूअस हैं तो g ऑफ एच एक्स या h ऑफ जी एक्स दोनों कॉन्टिन्यूअस होंगे। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, वो एग्जांपल होगा cos ऑफ mod x। तो अगर मैं gx की वैल्यू mod x लेता हूं और hx की वैल्यू cos x लेता हूं तो cos ऑफ mod x क्या हो जाएगा? h ऑफ gx। तो अगर ये दोनों सेपरेटली कॉन्टिन्यूअस है तो h ऑफ gx जो होगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ये एग्जांपल्स से आपको आइडिया लग चुका होगा कि अगर आपको फंक्शंस को सेपरेटली कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना आता है तो आप इस कंपोजिट फंक्शन का यूज करके कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का आराम से निकाल सकते हैं कि कैसे हम ये जो दिखने में जो कॉम्प्लेक्स थे ना, जैसे कि आप यहां देखिए साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां पे बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन आप अगर चाहेंगे कि इसको यूज करके आप इसे आराम से कर सकते हैं। एक ये केस हो गया। दूसरा केस मान लेते हैं 1 + x + mod x। इसको कैसे किया जाए? तो एक फंक्शन mod x ले लीजिए और एक 1 + x + mod x ले लीजिए। अब इसको x की जगह बिठा दीजिए तो आप आराम से इसको प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नहीं करना, बस बेसिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, तो आपको ये सब चीजें बहुत हेल्प करेंगी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारा कॉन्टिन्यूटी टॉपिक खत्म होता है, लेकिन विद लिमिटेड क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं, मैंने सारे टाइप को कवर करने का कोशिश किया है कि जितने आपको 12th लेवल पे क्वेश्चंस बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, वो सब मैंने अपने यहाँ पे कवर कराने की कोशिश की है। टाइप्स, ना कि सारे क्वेश्चन। ऑल टाइप्स मतलब ऑल क्वेश्चंस नहीं आ जाते, आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पता चलता है। ठीक है, तो डिफरेंट क्वेश्चंस करिएगा और फिर समझिएगा। हालांकि अगर आप ये जितने कॉन्टिन्यूटी पे लेक्चर्स बनाए मैंने ये कर लेंगे तो इसमें आप 90% से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं इन्हीं क्वेश्चंस को करके। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर से डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, दैट इज एन इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्टिन्यूटी समझना बेहद जरूरी है। अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं समझे तो डिफरेंशिएबिलिटी कभी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशिएबिलिटी के साथ। थैंक यू।